ओके। सो एक्चुअली लास्ट क्लास में हमने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ लिया था, साथ ही साथ उनके रिलेटेड ऑपरेशंस भी देखे थे, साथ ही डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, नेस्टेड डिक्शनरी के बारे में पढ़ा, और साथ ही साथ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी हमने कवर करा था। ठीक है। मैंने ये क्लास पढ़ाते हुए रिकॉर्ड करी थी, बट किसी मतलब कुछ टेक्निकल इशू के कारण ऑडियो मेरी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। तो मैं कोशिश करता हूँ ये वापस पूरी जो कोलैब नोटबुक है पूरी एक तरीके से पढ़ाने की, और मैं कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। जितने एनर्जी से मैंने तब पढ़ाया था उतनी एनर्जी से पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें समझ आएगी आपको। ठीक है। तो आज की क्लास में हम कवर करने वाले फंक्शंस इन पाइथन, और थोड़ा-सा हम देखेंगे इंट्रो नमपाई के बारे में। ठीक है। थोड़ी-सी आवाज़ अलग लग सकती है सर्दी के कारण, बट ठीक है, थोड़ा-सा एडजस्ट कर लीजिए आप। ओके। तो फंक्शंस इन पाइथन होते क्या हैं? तो ये पढ़ने से पहले हम एक नॉर्मल से अरिथमेटिक ऑपरेशन को देखते हैं कि पाइथन में हमने अभी जितना गेन करा है नॉलेज उसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो देखो, क्या होता है, अभी तक मैं बताता था कि वेरिएबल लिखने का एक तरीका ऐसा होता है कि हम ए के सामने कोई भी नंबर लिख दूं मैं, ठीक है, और फिर बी के सामने कोई भी नंबर लिख दूं मैं, तो ये एक हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हो गया यहाँ पर। तो ठीक है। इसी चीज़ को करने का एक पाइथन में दूसरा तरीका है। मोर पाइथोनिक वे ऑफ डूइंग दिस इज यूजिंग यूजिंग कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, और उन्हीं के सामने रिस्पेक्टिव उनकी वैल्यूज दे दो आप। इसी तरह मैं चाहता तो तीन वेरिएबल भी बना सकता हूँ, सी यहाँ पर दे देता और यहाँ पर 7 लिख देता। तो 5 की वैल्यू ए में चली जाती, 6 की वैल्यू बी में चली जाती, और 7 की वैल्यू सी में चली जाती। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो वेरिएबल्स बनाए, और मैंने बोला कि मैं ना इनका क्या करना चाहता हूँ, सम करना चाहता हूँ और मल्टीप्लाई विद 2 करना चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल सा टास्क लिया मैंने एक अरिथमेटिक ऑपरेशन समझाने के लिए कि कैसे होता है पाइथन में। ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया, असाइन करने वाला ऑपरेटर यूज करा जिसको हम इक्वल टू बोलते हैं। उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर मैं एक ऑपरेशन करा रहा हूँ, क्या, ए प्लस बी। अब मैं यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट इसीलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारे मैथमेटिकल अरिथमेटिक ऑपरेशंस जैसे भी हैं, ये सब बोर्ड मास रूल को ही फॉलो करते हैं। और जैसे कि बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ब्रैकेट लगाकर ये इंश्योर कर सकते हैं कि पहले ए प्लस बी इवेल्युएट हो, उसके बाद जो रिजल्ट आए वो 2 से मल्टीप्लाई हो। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं और इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमको एज आउटपुट 22 मिलता है। एक बार और रन करके दिखा देता हूँ सेल। ठीक है। हमेशा याद रखो, जब भी कोलैब नोटबुक चलाते हैं अपन, तो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो पहला सेल है हमारा वो रन होने के लिए टाइम लेता है, बाकी सारा जो कोड है उसको रन होने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ठीक है। तो चलो, ये पहली कोलैब नोटबुक है तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तब तक हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी के साथ करा था, वैसे ही सेम टू सेम अगर मैं चाहूँ सी और डी के साथ करना तो कर सकता हूँ। अब सपोज करो मुझे यही एक काम कि दो नंबर को प्लस करना और मल्टीप्लाई विद 2 करना था, और मेरे पास खूब सारे एन नंबर ऑफ नंबर्स थे। तो एक चीज़ देखो, मुझे ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन एक तरीके से एक फंक्शनैलिटी है। ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन मुझे देखो बार बार लिखना पड़ेगा वेरिएबल चेंज करके। मतलब क्या है फंक्शन का काम, कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी एक काम जो है जो बार बार रिपीटेटिवली हो रहा है, यानी एक फंक्शनैलिटी है जो रिपीटेटिवली हो रही है, हम चाहते हैं उसको एक बार लिख दें और बार बार यूज करें। इसके लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं। इसके फायदे क्या है, जैसे मान लो हमें सिमिलर टाइप ऑफ कोड बार बार ना लिखना पड़े, उसकी बजाय हम एक जगह पर लिख सकते हैं उस कोड को और उसको रीयूज कर सकते हैं। मतलब फंक्शन हेल्प्स इन, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं एक नोट बनाकर। ठीक है। वेट। यहाँ पर लिख देता हूँ, फंक्शन हेल्प्स इन अचीविंग मॉड्यूलैरिटी एंड रीयूजिबिलिटी ऑफ कोड। अब कोई भी कोड अगर आप रीयूज कर पा रहे हो बिना लिखे, तो मतलब कोड लेंथ भी कम हो गई, और अगर आपने लॉजिक्स को तोड़ दिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, तो आपने मॉड्यूलैरिटी भी अचीव कर ली। मॉड्यूलैरिटी का मतलब होता है हमारे बड़े कोड को छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ लेना, जिसको हम क्या कर सके, इजीली मैनेज कर पाए। अगर मैं सारा लॉजिक एक ही जगह पर लिख दूंगा, तो जब बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनेगी तो हम समझ नहीं पाएंगे। जबकि इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि कोड बहुत अच्छे से कमेंट कमेंट जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इस तरीके से कमेंटेड हो, साथ ही साथ मॉड्यूलर हो यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हो, और रीयूजेबल हो ताकि बार बार हमें पूरा कोड ना लिखना पड़े। तो फंक्शन इसमें हमारी मदद करता है। ठीक है। अब देखो, बहुत बेसिक से फंक्शन से शुरू करता हूँ मैं।
सपोज मुझे प्रिंट करना था हेलो, ठीक है, यहाँ पर आता हूँ, मुझे प्रिंट करना है हेलो 5 बार, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट करूंगा यहाँ पर हेलो, ठीक है। देखो, अब ये प्रिंट हो गया। अगर मुझे 5 बार करना होता तो क्या होता, ये देखो, 5 बार प्रिंट करना होता तो मुझे प्रिंट कोड बार बार लिखना पड़ा, बजाय कि यहाँ पर मैं बताता हूँ पाइथन में कैसे हम एक फंक्शन बना सकते हैं। तो देखो क्या होता है, पाइथन में जो भी हम फंक्शन बना रहे हैं उसका एक सिंटेक्स होता है। मैं यहाँ पर सिंटेक्स भी लिख देता हूँ, सिंटेक्स भी लिख देता हूँ ताकि याद रहे, कमेंट करके। कमेंट का मतलब पता है ना, वो कोड जो रन ही नहीं होगा, वो बस हम अपने लिए लिखते हैं जो हम समझ सकें, ठीक है। सबसे पहले एक डी ई एफ करके कीवर्ड लिखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल ब्रैकेट्स लगाते हैं, और उसके बाद कोलन लगाते हैं। इसके नीचे जो है यहाँ पर हमारा पूरा कोड आता है जो रीयूजेबल हो। इसके नीचे हम यहाँ पर कोड लिखते हैं हमारा। जैसे यहाँ पर मुझे एक प्रिंट हेलो का फंक्शन बनाना था, तो मैंने क्या करा, एक प्रिंट डी ई एफ करके एक फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद प्रिंट हेलो करके एक मैंने फंक्शन का नाम दिया, उसके बाद यहाँ पर पूरा कोड लिखा मैंने, प्रिंट हेलो इन फंक्शन ब्लॉक। अब देखो जब मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा, देखो इसको जब रन करूंगा तो कुछ भी चलेगा नहीं, हमारा फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया है, अभी चलेगा नहीं। चलेगा तब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। तो एक और चीज समझ आई, फंक्शन पहले डिफाइन करते हैं फिर उसके बाद कॉल करते हैं। नोट, फर्स्ट डिफाइन द फंक्शन एंड टू रन द फंक्शन वी हैव टू कॉल द फंक्शन। आई होप ये थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा। जैसे कॉल करने के लिए कैसे करते हैं हम, जो फंक्शन का नाम है वही का वही लिख दो तो फंक्शन कॉल हो जाता है, ठीक है। मैंने इसको रन करा तो देखो मैं 4 बार कॉल करूंगा तो 4 बार ये फंक्शन रन होके आ जाएगा। मैं 5 बार यहाँ पर अगर रन करूंगा तो देखो 5वीं बार भी रन होके आ जाएगा, ये देखो, ठीक है। काउंट बढ़ गया देखो, है ना। पहले इतना प्रिंट प्रिंट हो रहा था, अब ये भी प्रिंट हो रहा है। मतलब हमें ये जो 2 लाइन का कोड है ये बार बार नहीं लिखना पड़ा, हमने एक फंक्शन में रैप करा और उसको मैं जब जब कॉल करूंगा वो पूरा का पूरा कोड वापस रन होगा, ठीक है। अब फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन और दूसरा होता है पैरामीटराइज्ड फंक्शन। ये जो हमारा फंक्शन था ये अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन था। क्या था, अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से जब भी कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, यहाँ से कुछ भी भेज नहीं रहे हैं इस फंक्शन के पास, तो ये फंक्शन अपने आप में एक अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन हो गया। या फिर ये फंक्शन कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा है, ये फंक्शन कुछ भी बाहर से रिसीव नहीं कर रहा है, इसीलिए मैं इसको बोलूंगा अनपैरामीटराइज्ड फंक्शन। इसको जब मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा अभी तो बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। सपोज यहाँ पर मैं हेलो प्रिंट करा रहा था, मैंने बोला कि मैं ना नाम दूंगा और आपको वो प्रिंट करना है, मतलब ठीक है कोई बात नहीं कर देंगे। तो मैंने वापस एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन क्या बनाया, डी ई एफ कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन का नाम लिखा ग्रीड, स्मॉल ब्रैकेट लगाए, और उसके अंदर देखो मैंने 2 वेरिएबल डिफाइन करे इस बार। क्या, एक तो नेम और एक एज। ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा 2 वेरिएबल। दिस फंक्शन एक्सेप्ट्स 2 वेरिएबल, ठीक है। पहला नेम, दूसरा एज। नीचे कोड क्या, हेलो कॉमा कैसे रिप्लेस हो जाएगा, स्पेस से, और उसके बाद आ जाएगा हमारा नाम जो भी हमने पास करा होगा। इसी तरीके से एज प्रिंट हो जाएगी। चलो ये तो डिफाइन करना होगा। जब मैं इसको रन करूंगा कुछ चलेगा क्या, कुछ नहीं चलेगा। कब चलेगा, जब ये मैं क्या बोलते हैं इसको कॉल करूंगा। तो ये देखो, जब यहाँ पर 2 पैरामीटर पास कर रखे हैं मैंने, तो जब मैं इसको कॉल करूंगा तब भी मुझे वो दोनों पैरामीटर यहाँ पर, उनकी दोनों पैरामीटर की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इनको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, यहाँ पर देखो कुछ भी पैरामीटर ना पास करा ना ये एक्सेप्ट कर रहा था, तो एन पैरामीटराइज्ड हो गया। यहाँ पर ये पैरामीटर एक्सेप्ट भी कर रहा है और यहाँ हम पास भी करेंगे। तो मैंने एक रैंडम नाम और एक एज पास करी, और यहाँ पर भी एक और करा, और मैं कितनी भी बार कर सकता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर खुद का नाम भी लिख सकता हूँ मैं चाहूँ तो, ठीक है। और इसको रन करूंगा तो देखो क्या होगा, देखो 3 बार चला हमारा फंक्शन, तीनों बार अलग अलग पैरामीटर से उसने चेंज करा और चला, ठीक है। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताई थी। अब जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल था उस पे चलता हूँ, जो था हमारा कि सम जो है वो करो और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो ये काम कैसे होगा, देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैं शुरू में क्या करना चाह रहा हूँ,
इसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। तो मैंने कैलकुलेट करके एक फंक्शन बनाया, डी ई एफ करके डिफाइन करा। कैलकुलेट नाम का एक फंक्शन बनाया जो दो वेरिएबल लेगा, ए कॉमा बी। अब ये याद रखना, ये जो ए कॉमा बी एक्सेप्ट कर रहा है, अगर इस फंक्शन के बाहर कहीं मैं ए कॉमा बी लिखूंगा तो वो ए और बी और ये और ए और बी दोनों अलग अलग है। ठीक है, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, दोनों का स्कोप जो है हमेशा ब्लॉक स्कोप होता है। ब्लॉक स्कोप मतलब कि यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल बनाया है, ये इस फंक्शन के बाहर अगर कहीं भी मैं लिखूंगा या प्रिंट कराने की कोशिश करूंगा तो मुझे वो एक एरर देगा। एरर क्या देगा कि इट इज नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइंड नहीं है? क्योंकि आपने जो ये एक नया वेरिएबल डिफाइन करा है ये फंक्शन के अंदर करा है, तो इसका स्कोप सिर्फ ये फंक्शन के ब्लॉक के अंदर है, इतना ही है। इसके बाहर इसको कोई नहीं जानता है रिजल्ट एक्स है क्या, ऐसा। ठीक है, चलो समझते हैं। ए और बी करके नंबर क्या बोलते हैं, एक्सेप्ट करेगा, एक रिजल्ट एक्स नाम के वेरिएबल में ये स्टोर करेगा, वही हमारा सेम ऑपरेशन करके और प्रिंट कर देगा। मैंने इसको रन करा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर सबसे पहले एक वेरिएबल 5,5 पास करता हूँ, ठीक है। 20 आ गया, 5 + 5 हुआ 10 इंटू 2 हमारा ये प्रिंट हो गया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं डायरेक्ट ही रिजल्ट टेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करा सकता हूँ क्या, या फिर मैंने जो प्रिंट करा है मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के बाहर यूज करना चाहूँ फंक्शन के, तो कैसे कर सकता हूँ? तो उसके लिए हम यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड का, कि हम रिटर्न कीवर्ड लगाकर उसके बाद वो वेरिएबल का नाम लिख दें। तो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो जहां भी आप फंक्शन से कॉल करोगे तो वहां पर वो स्टोर कर देगा उस वेरिएबल में। जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया मैंने आर ई एस इक्वल टू, और इस फंक्शन को कॉल करा 5,7, तो क्या होगा, 5,7 इस फंक्शन में आएंगे, रिजल्ट एक्स के अंदर 5 + 7 होगा। 5 + 7 कितना हो गया हमारा, 12। 12 इंटू टू क्या हो गया, 24। 24 को प्रिंट करेगा और उसके बाद देखो यहाँ पर 24 को रिटर्न कर देगा। अभी जब 24 को रिटर्न करा तो वैल्यू यहाँ पर आएगी और वो आर ई एस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो, पहले तो प्रिंट हुआ, ये प्रिंट कैसे हुआ, इस स्टेटमेंट के कारण प्रिंट हुआ है। और फिर मैं आर ई एस को भी जब प्रिंट करूंगा तो हमें सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आर ई एस में भी वो स्टोर हो चुका होगा। वेट, क्या हो गया, अच्छा हाँ, ये मैंने वापस रन नहीं करा था इस कारण से, ठीक है। ठीक है ना। अब मैं अगर आर ई एस को प्रिंट करूंगा तो देखो 24 आ गया, है ना, इस तरीके से। अब इसी तरीके से एक नॉर्मल सा कैलकुलेटर फंक्शन बनाया मैंने, जिसमें एन नंबर ऑफ फंक्शंस हो सकते हैं हमारे। जैसे एक सिंपल सा फंक्शन है ये क्या करता है, पहले सब ट्रैक्ट करके एक फंक्शन बनाया जो ए कॉमा बी लेता है और रिटर्न क्या करता है, ए माइनस बी। सम बनाया जो ए प्लस बी रिटर्न करता है। मल्टीप्लाई बनाया जो ए मल्टीप्लाई बाय बी करता है ना। वो ग्रीट क्या करता है, एक नाम एक्सेप्ट करता है और नाम को प्रिंट कर देता है। और देखो जब मैं उसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट सम 5,5, तो क्या होता है, 5,5 इधर जाते हैं, 5,5 यानी 5 + 5 होता है 10 आता है और वो रिटर्न कर देता है। वो जब रिटर्न वैल्यू आई तो वो देखो कहाँ पर आई, प्रिंट के अंदर आई, तो प्रिंट कर देगा उसको। सिंपल। इसी को करने का एक ये तरीका भी, एक आप नॉर्मल वेरिएबल बना लो जो ऊपर आर ई एस जैसे बनाया था मैंने, फिर फंक्शन कॉल करो, वो आर ई एस में जैसे स्टोर हो रहा था यहाँ पे सम के अंदर स्टोर होगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन वाला मैं कॉल कर सकता हूँ, 5 - 7 होगा, 2 आएगा और प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब ये तो हमारा बेसिक फंक्शन हो गया, सारी चीज़ें हम समझ गए। अब इसके बाद मैं यहाँ पर आके आपको एक नॉर्मल से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अगर बैंक की बात करूँ तो बैंक में मान लो एक सॉफ्टवेयर बनाया मैंने, जिसमें क्या होगा, दो फंक्शनैलिटी है कि आप प्रीवियस अमाउंट डालो, मतलब कोई आपके यहाँ पे खाता धारक आया या फिर जिसका भी बैंक अकाउंट है वहाँ पर वो आया, अकाउंट होल्डर, उसने बताया, उसने बोला कि मैं ये पैसे लाया हूँ, मुझे ये सबमिट करने हैं, या फिर वो आस्क कर रहा है कि मुझे इतने पैसे दो। ठीक है, मैंने क्या बोला, दो चीजें हैं, या तो पैसे मांगेगा या तो पैसे जमा करेगा। और आप एज अ कैशियर जानते हो कि उसका प्रीवियस अमाउंट क्या था। तो आपको कंप्यूटर में एक फंक्शन बनाना है जो क्या करेगा, जहां पर आप कैशियर हो तो आप प्रीवियस अमाउंट डालो और अमाउंट जो वो लाया है या मांग रहा है वो डालो। अगर मांग रहा है तो प्रीवियस अमाउंट में से कट करके दे दो, और अगर डिपॉजिट करने लाया है तो प्रीवियस अमाउंट में उतने पैसे बढ़ा दो पैसे लेके। ठीक है। तो देखो कितना आसान है। अगर डिपॉजिट करने आया तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस अमाउंट था उसका, मतलब जो पहले के पैसे थे उसके, उसमें हम जो नया अमाउंट है उसको प्लस कर देंगे। कर दिया मैंने, ठीक है, और उसको वापस कर दो आप। ओके, ताकि पता चल जाए कि अब नया अमाउंट क्या है। और अगर वो विड्रॉल करने आया, विड्रॉल मतलब पैसे लेने आए, तो उससे पूछो आप कितने अमाउंट चाहते हो, वो बताएगा, और प्रीवियस अमाउंट कितना उसका आप वो पूछो।
प्रीवियस अमाउंट में वो जो नया अमाउंट है वो माइनस कर दो, सिंपल है, ठीक है। अब इस ये जो दो फंक्शन मैंने डिफाइन करे, इन दोनों को यहाँ पर रन कर देता हूँ मैं, ठीक है, मैंने रन कर दिए। अब यहाँ पर देखो ये जो मेन प्रोग्राम है, अब ये समझने वाला है। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 इनपुट लूँगा, है ना? मतलब क्या-क्या इनपुट लूँगा? प्रीवियस अमाउंट और फ्लोट टाइप का लूँगा। फ्लोट क्यों लूँगा? क्योंकि कोई भी रुपए जो हैं वो हमारे इंटीजर नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें क्या होगा कि 50 50.4 पैसे भी हो सकते हैं किसी के पास, या 1000 पॉइंट करके भी कुछ भी हो सकते हैं। मतलब डेसिमल वैल्यू, इन शॉर्ट ये बताना चाह रहा हूँ मैं। और जो अमाउंट वो माँग रहा है वो बोल सकता है ना कि मुझे 100 रुपए और 50 पैसे दे दो, ठीक है? बैंक में यूजुअली देते नहीं है, पर हमें सॉफ्टवेयर तो ये सोच के बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी फ्लोट से हमने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने इनपुट लिया, प्रीवियस अमाउंट डालो। उसके बाद मैंने एक ऑपरेशन नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें क्या इनपुट लूंगा मैं, एक स्ट्रिंग टाइप का इनपुट लूंगा। और क्या इनपुट लूंगा मैं, या तो बोलूंगा उसको आप डी डी करो प्रेस, या फिर डब्ल्यू करो। अगर आप डी इंटर करोगे तो हम डिपॉजिट वाला फंक्शन रन करेंगे, डब्ल्यू करोगे तो विड्रॉल वाला करेंगे रन, ठीक है। अब सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं। अब देखो, जैसे मैंने ऑपरेशन जो है यहाँ पर एंटर करा, अगर उसने डी करा है तो देखो मैं यहाँ पर चेक करूंगा, इफ ऑपरेशन इक्वल टू डी, यानी ऑपरेशन नाम का वेरिएबल जो है, अगर यूजर ने डी प्रिंट करा है तो आप क्या करो, प्रिंट डिपॉजिट अमाउंट कोमा प्रीवियस अमाउंट। तो क्या होगा, यहाँ पे से अमाउंट और प्रीवियस अमाउंट को डिपॉजिट वाले फंक्शन में रन करेगा, और दोनों को प्लस करके हमको रिटर्न करेगा, और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे। सिमिलरली अगर विड्रॉल है तो विड्रॉल वाला फंक्शन रन करेगा, विड्रॉल में सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। बहुत आसान था ये समझना। और अगर कुछ और उसने डाला तो हम इनवैलिड ऑपरेशन बता देंगे। इसको मैं रन करता हूँ। प्रीवियस अमाउंट मैंने डाला 1000 रुपये, अमाउंट जो कह रहा है वो 200 है, और क्या कह रहा है, डिपॉजिट करना है या विड्रॉल करना है। तो मैंने बोला विड्रॉल करने मुझे 200 रुपये। बोला ठीक है, आपके 800 रुपये बचेंगे। ये हमारा नॉर्मल सा देखो फंक्शन का यूज़ करा हमने, कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज़ करा यहाँ पे, और इनपुट्स का यूज़ करा, और एक नॉर्मल सा बैंकिंग सॉफ्टवेयर का छोटा सा बहुत प्रोटोटाइप बनाया। अब इसमें जितनी चाहे आप फंक्शनैलिटी बना सकते हो, जैसे खाता खोलने वाली, खाता हटाने वाली, या ज़माने भर की। अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करो, मैं एक सेपरेट वीडियो पूरी बैंकिंग प्रोजेक्ट पे ही बना दूंगा पाइथन की, ठीक है। चलो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं फंक्शंस के बारे में। और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था, आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे, पहली फंक्शन है और दूसरी नमपाई, ठीक है। तो अब हम आते हैं नमपाई के बारे में समझने के लिए। तो नमपाई का मतलब क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, या फिर क्या होता है कि हम डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं या समझते हैं, तो उनके लिए हमें स्टोरेज की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे पास एक नॉर्मल सा डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट तो था, पर लिस्ट के अंदर जो फंक्शनैलिटीज़ थी उसमें, और जो हम अरे में पढ़ेंगे उसमें डिफरेंस होता है। जैसे मैंने बोला था, लिस्ट हमारी हेट्रोजीनियस होती है, यानी किसी भी टाइप का डेटा स्टोर कर सकती है। जबकि हमारे पास एक अरे का कॉन्सेप्ट होता है हमारे कंप्यूटेशन में, जिसमें क्या होता है, वो होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा ही स्टोर कर सकती है, यानी नंबर टाइप का ही डेटा स्टोर करेगी, इंटीजर टाइप का ही करेगी, या तो फ्लोट ही करेगी, या तो पूरा स्ट्रिंग ही करेगी, ठीक है। इस चीज़ को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नंपाई की ज़रूरत क्यों पड़ी जब लिस्ट थी। तो लिस्ट में क्या होता था हमारे पास, कि हमारे पास जो स्पीड है कंप्यूटेशन की वो बहुत स्लो थी, जबकि नंपाई जो हमको एक अरे प्रोवाइड करता है उसकी स्पीड जो है 50x ज़्यादा होती है हमारी कन्वेंशनल लिस्ट से, ठीक है। और इस तरीके से हम जो हमारा डेटा है उसको बहुत ही ज़्यादा यूनिफॉर्मली अरेंज कर पाते हैं। और हमेशा याद रखना, नंपाई अगर आपको पढ़ना है, नमपाई पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसको आप मैथ्स की मैट्रिक्स की तरह देखो। जैसे जैसे काम मैथ्स की मैट्रिक्स में होता है उसी तरीके से नमपाई में होता है। धीरे धीरे जब मैं काम करूंगा तो ये चीज़ समझ आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी मॉड्यूल जो हम यूज़ करने वाले हैं, नमपाई एक तरीके से पैकेज है। पैकेज है इन द सेंस कि क्या होता है हमारे पास, जो भी हम लैंग्वेज वगैरह यूज़ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शंस बनाए। अब जैसे मान लो मुझे कोई काम करना था, एक डेवलपर ने बोला क्यों ना मैं एक काम करूँ, एक फंक्शन बना दूं जिसको यूज़र हमेशा यूज़ कर पाए। मैंने बोला ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि आपने फंक्शन की बात करी, आपने पैकेज की बात करी, ये होता क्या है? तो देखो क्या होता है, एक पैकेज होता है। पैकेज मतलब होता है एक
कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स को हम बोलते हैं पैकेज। मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, वो सिंगल फाइल जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, है ना, जिसके अंदर मल्टीपल फंक्शंस होते हैं वो मॉड्यूल्स होता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग मॉड्यूल सिमिलर टाइप को जब हम अरेंज कर देते हैं तो एक पैकेज बनता है। इसी तरीके से हमारे पास एक पैकेज है numpy। ये एक पाइथन का सिंटेक्स होता है, पिप इंस्टॉल numpy एक्सक्लेमेशन लगा के। जब मैं इसको रन करूंगा तो ये पैकेज को इसमें इंस्टॉल कर देगा, क्योंकि हमें इसको यूज करना है। तो ये पैकेज कहीं पर किसी व्यक्ति ने बनाकर इंटरनेट पे रख रखा है, हमको यूज करना है तो हमें अपने पाइथन सर्वर से इसको रन करना पड़ेगा। तो जाके ये वो फाइल उठा के लाएगा numpy की अपने इसमें लोकल इन्वायरमेंट में, जहां पर उसके अंदर वो फंक्शंस रहेंगे जिनको हमें सिर्फ कॉल करना पड़ेगा, हमें पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो लाइब्रेरी से हमारा काम आसान होता है। एक डेवलपर ने काम कर रखा है उसको आप रीयूज कर सकते हो। तो इस तरीके से numpy है जिसको हम पहली पहले मतलब सबसे पहली लाइब्रेरी numpy है जिसको हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड का मतलब ये होता है कि ये जो आप जो भी पैकेज मांग रहे थे वो ऑलरेडी आपके सिस्टम में आ चुका है। ठीक है, तो अभी इंस्टॉल हो गया पर हमें यूज करना है। तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने का तरीका है कि हमें यहाँ पर कीवर्ड लिखना पड़ता है इंपोर्ट। देखो पर्पल कलर में आ रहा है, मतलब ये रिजर्व्ड कीवर्ड है। स्पेस लगाकर उस पैकेज का नाम, मैं जब इसको रन करूंगा तो ये हमारी फाइल में इंपोर्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर के जितने फंक्शन हैं उनको मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहला इसका फंक्शन है वर्जन चेक करने वाला, ये वाला डॉट लगाकर आप ये लिख दो। तो ठीक है, इसको रन करता हूँ मैं। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अरे में क्या होता है, अरे होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर होता है। कुछ कुछ अलग चीज़ें भी बताऊंगा मैं, जो कि देख के मज़ा आएगा कि कैसे अरे और लिस्ट में डिफरेंस है और हमें क्यों ज़रूरत पड़ी अरे की जब हमारे पास लिस्ट था। सबसे पहले अरे बनाने का तरीका देखो। एक अरे का कोई भी हम वेरिएबल ले लेंगे, ARR1 करके ले लिया मैंने, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक है, माई अरे भी दे सकते हो, हिज अरे भी दे सकते हो, कोई सा भी नाम दे सकते हो। इक्वल टू लगाया, उसके बाद स्पेस दिया मैंने यहाँ पे। अब जो हमारी लाइब्रेरी है जिसका मैं फंक्शन कॉल करना है, यानी जो पैकेज है, उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट करके। मैं उसके अंदर उसके फंक्शन की तरफ जाऊंगा। ठीक है, हमारे पास जो भी उसके अंदर फंक्शन है उसको जब रीच आउट करना है तो मैं डॉट ऑपरेटर का यूज करूंगा। उसके बाद अरे को कॉल करूंगा, और फंक्शन तो स्मॉल ब्रैकेट लगाता है ना, मैंने बताया ना फंक्शन जब कॉल करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट लगाते हैं। तो अरे करके एक उसके अंदर फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। बस उसके अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में अपना डेटा वैल्यू पास कर देंगे तो उसकी अरे बना देगा। ठीक है, और उसके बाद अरे को प्रिंट कर देंगे। देखो इतना ही आसान था। एक मेजर डिफरेंस मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ लिस्ट और इसमें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो अरे हैं। ठीक है, ARR1 numpy डॉट अरे, और इसके बाद यहाँ पर मैं पास करता हूँ 1,2। ठीक है, ARR2 इक्वल टू, यहाँ पर आता हूँ numpy डॉट अरे, और इसके बाद यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ 3,4। अब देखो यहाँ पर मैं अगर मैं प्रिंट करूँ ARR1 प्लस ARR2, तो देखो क्या होगा। देखो 3 में 1 प्लस हो गया, 4 में 2 प्लस हो गया। जबकि अगर यहाँ पर लिस्ट होती तो पता क्या होता, देखो करके बताता हूँ मैं। देखो li1 करके एक लिस्ट बनाता हूँ मैं। ठीक है, सेम टू सेम डेटा वेरिएबल के साथ li2 बनाता हूँ यहाँ पर 3,4 के साथ, और यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ li1 प्लस li2। जब मैं लिस्ट पढ़ा रहा था तब भी मैंने करके दिखाया था, बट रिवीजन हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है, वो लिस्ट को एक्सटेंड कर देता है, जबकि यहाँ पे डेटा वेरिएबल्स को ये यहाँ पर प्लस कर देता है। तो इसको हम बोलते हैं अरे अलाउज वेक्टराइज्ड ऑपरेशन। ठीक है, इसको नोट करके लिख लो। यहाँ पर मैं ही लिख देता हूँ, नोट अरे अलाउज वेक्टराइजेशन ऑपरेशन। कि यहाँ पर देखो ऐसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होंगे बजाय कि प्लस होने के। तो अरे और लिस्ट में एक ये बहुत मेजर डिफरेंस है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा सकते हो कहीं भी पूछा जाए तो। ठीक है, कि जब पाइथन में हमारे पास अवेलेबल थी लिस्ट तो हमें अरे की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अरे के अंदर, जैसे कि मैंने बोला मैथ्स की मैट्रिक्स की तरह होता है। तो मान लो मैं यहाँ पर सिंगल लेंथ मैट्रिक्स बनाने के बजाय मैं चाहता था कि 2 डायमेंशनल बनाऊं। 2 डायमेंशनल क्या होता है, जिसके अंदर दो अरे हो, हमारे पास रो भी हो और कॉलम भी हो।
तो मैं इस तरीके से स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा और उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड दो डेटा लेंथ पास कर दूंगा। ये देखो, सीरीज जो है पास कर दी, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखो किस तरीके से प्रिंट हुई। ये टू डायमेंशनल हमारे पास अरे बन के रेडी हो गई। ठीक है, टू डायमेंशनल कैसे, इसकी रो भी है लेंथ ऑफ 2, कॉलम भी है 4, तो 2/4 की। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ इसके कुछ फंक्शन नमपाई के ही है, और उसके अंदर इस अरे को जब पास करूंगा तो देखना क्या क्या आउटपुट आ रहा है। सबसे पहला एक साइज वाला है जो हमको बताता है कि इसके अंदर टोटल वेरिएबल मतलब टोटल डेटा वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दूसरा बताता है शेप। तो यहाँ पर देखो 2,4 करके हमको मिल गया, मतलब दो रो है और 4 कॉलम है। याद रखना हमेशा स्मॉल ब्रैकेट में जब शेप चलाते हैं तो सबसे पहले जो लिखा रहता है रो लिखा रहता है, उसके बाद कॉलम लिखा रहता है। ठीक है, 4,2 अगर बनाना होता तो क्या करते हैं अपन, 4,2 का बनाना होता तो देखो वो भी बता देता हूँ यहाँ पे। 4,2 बनाना होता जैसे हमें, तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता। अब मैं इसको चलाता हूँ एक बार। ये 4,2 की 4 रोज हैं और 2 कॉलम है। प्रिंट करूंगा यहाँ पर, प्रिंट भी हटाओ, डायरेक्ट लिखो numpy डॉट शेप ARR1। ठीक है, 4,2 की बन गई। तो बस अभी इस वीडियो के लिए इतना ही, आगे चलेंगे हम तो numpy को और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। साथ ही साथ अब यहाँ तक हम जब बहुत अच्छे से कंप्यूटेशन करना सीख लेंगे तो हम इसको विजुअलाइज करना सीखेंगे, तब बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस चीज़ को पढ़ने में। जो हम कर रहे हैं वो चीज़ जब दिखेगी तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, चलो थैंक यू।